हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिमाचल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। तो हम लोग जो लेक्चर्स पढ़ रहे थे उसमें स्टेट ऑफ मैटर्स में गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो गया है। सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि बेटा हम सॉलिड की बात करें तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और ख़ास बात क्या है कि इनमें बेसिक्स पे क्वेश्चन कभी कभार दिख जाते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन क्या है, एक आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नेक्स्ट आपका है एमॉर्फस सॉलिड। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। मतलब बेसिक इसकी क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट में, मतलब दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। और एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, कहीं कहीं वेरिएशन रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया नो रेगुलर ज्योमेट्री। है तो बात ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जैसे यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री पहुँचेगा वो पिघल जाएगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, रेंज होती है। पहले वह सॉफ्ट होगा फिर पिघलेगा। जैसे प्लास्टिक्स आपके होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, देखिए आप, यदि आप उनको हीट करते हैं तो पहले सॉफ्ट होते हैं फिर वो मेल्ट होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो क्योंकि बेटा ये इस तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, आपका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसीलिए इनको कहते हैं ट्रू सॉलिड। यानी क्या कहते हैं बेटा, दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। जबकि ये जो आपके एमॉर्फस सॉलिड वो कहलाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो अगली प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा समझिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसीलिए उसको आपको हम समझाने जा रहे हैं। एक टर्म आता है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, दो टर्म हैं, एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। इनमें आपस में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो मैं टर्म भी समझाऊंगा और बाकी चीज़ें भी समझिए। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा वो होता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि आपका एमॉर्फस सॉलिड जो है वह है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है एनाइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक। होती क्या है एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, समझिए। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की होती हैं। उनका मेजरमेंट यदि हम अलग अलग डायरेक्शन से करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आती है। यदि तो वह प्रॉपर मतलब वो कहा जाएगा कि ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive
index, etc. have different value, have different value when measured along different direction, different direction in same crystal. एक ही क्रिस्टल में यदि अलग अलग डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेजर की जा रही हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रही है. इसका रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है तो अलग अलग एंगल से जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप का होगा, तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग आएगी. यदि ऐसा है तो वो कहलाते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. जबकि सॉलिड में क्या, मतलब वो एमॉर्फस सॉलिड में क्या है भाई? ये आइसोट्रॉपिक था. क्या था बेटा? आइसोट्रॉपिक. इसका मतलब वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम along all डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन के अलॉन्ग इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है, तो आइसोट्रॉपिक कहलाएगा. एनाइसोट्रॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी लगेगा, और एनाइसोट्रॉपिक में अलग अलग वैल्यू होगी, आइसोट्रॉपिक में सेम वैल्यू होगी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. यहाँ तक बात क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और बची है, मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूँ. यदि हम यहाँ बात हम कर रहे थे किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की. यदि हम डिस्कस कर रहे थे एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है बेटा? ये क्या बेटा? क्रिस्टलाइन क्या है? दे हैव a definite and characteristic heat of फ्यूज़न. हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? फिक्स होता है, और हर क्रिस्टल का, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग होता है. लेकिन इनका क्या है? दे डू नॉट हैव definite heat of fusion. They do not have definite heat of fusion. ये कुछ दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा अपने ध्यान में रखना है समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पर कभी कदार थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. तो आप आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक में कंफ्यूज हो जाएंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाले टर्म में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये टर्म आपको क्लियर होने चाहिए. तो यहाँ तक हमारा जो है हो गया इसके. अब हम लोग क्योंकि बेटा सॉलिड की बात कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको समझनी होंगी. यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है. क्योंकि सॉलिड क्या है बेटा, आपको एज्यूम करके उस पर काम होता है. तो बेसिक डिफिनीशन की हम लोग बात कर रहे हैं. थोड़ा मतलब मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेसिक नहीं पढ़ा कि मुझे ये लगता है कि इसे आपको समझ में नहीं आएगा. तो कोशिश मैं कर रहा हूँ बेटा. देखिए पूरा सिलेबस की इच्छा थी हमारी, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे पास बहुत बिजी शेड्यूल है. GIC के बैच भी मेरे स्टार्ट हो गए बेटा, 25 से स्टार्ट हो जाएंगे. ये क्लास मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि बच्चे सो रहे हैं मेरे. तो इसलिए उधर टाइम लगे. मैं प्रयास करूँगा जितना कवर हो सकेगा मैं कवर करूँगा, जितनी सब टाइम मिलेगी. कॉलेज भी रहता है, उसके बाद फिर क्लासेस की तैयारी भी. फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि फिजिकल एटलीस्ट मैं करा दूँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं ट्राई पूरा करूँगा. तो यूनिट सेल क्या कहते हैं? यूनिट सेल किसे कहते हैं? ये क्या है? ये होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल
lattice which repeated in different directions and generate the entire lattice. जो समझिए कैसे, थोड़ा कुछ चीज़ें इसमें आपको समझनी होगी क्योंकि एंगल को लेके कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं है तो वो समस्या नहीं है जी। ऐसे में प्री मेंस होगा, दोनों रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको क्योंकि टीचर हैं, पढ़ाना है आगे जाके क्लास, तो ये सब भी ध्यान रखना है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझिए। ये आपका ए है, ये वाला बी, ये वाला सी। एंगल की यदि हम बात करें तो ये बी और सी के बीच में जो एंगल है वह अल्फ़ा है, ए और सी के बीच में जो एंगल है वह बीटा है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वह गामा है। ये आपको समझना। ओके, क्लियर? यानी अल्फ़ा की हम बात करें तो यह है बिटवीन बी एंड सी, अल्फ़ा एंगल जो है। बीटा एंगल है बिटवीन ए एंड सी, और गामा एंगल जो है वह है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तक बात क्लियर सभी? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, थोड़ा उसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कदार कि भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, क्योंकि पीजीटी में 125 क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं, थोड़ा हार्ड भी रहते हैं, एवरेज भी रहते हैं, हर तरह क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि 125 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है, बबल्स भी करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन हर तरह के कंबाइंड होकर आते हैं। और ऊपर से आपका आता है फॉर्मूले वाला क्वेश्चन कि भाई ये आपका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है, इसमें टेट्राहेड्रल में कैटायन है, ए है, बी है, सी, इस तरह बताएंगे और आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस भी आपके इससे हो पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। बेटा आप करिए, किताबों में दिए हैं, बहुत सी किताबें हैं, बाकी जहाँ जहाँ मिले क्वेश्चन करिए। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पहला यूनिट सेल जो आपका है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं हम। कब कहेंगे बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल? व्हेन constituent particles only present at the corner position of यूनिट सेल्स। जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर होगा, ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर पोजीशन, जब सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे होगा तो वह आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाया। क्या कहलाएगा बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहना चाह रहा है देखिए, एक्चुअली इस क्यूबिक ही मान के समझाना आसान होता है बेटा, इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल से ही डील हम लोग करते हैं। यानी वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ
कॉर्नर पर प्रेजेंट है यहाँ। जब भी आप सॉलिड पढ़िए तो अपने कमरे को यूनिट सेल मानिए और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बुक्स जो आपकी कोई मोटी सी हो उसको समझेंगे तो समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यदि हम किसी एक कॉर्नर की बात करें तो वो कितने यूनिट सेल से अटैच रहेगा। इसके बगल में जो होगा, इसके लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, नीचे जो होगा, यानी एक क्वेश्चन पार्ट की 8 यूनिट सेल से अटैच है, मतलब 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है और उससे शेयरिंग में है। तो जो क्वेश्चन आपका आएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/8 आ रहा है, 1/8 आएगा। एक जो आपका ये क्वेश्चन पार्टिकल है इसका 1/8 ही तो इसके हिस्से में आ रहा है, बाकी तो 8 सेल बढ़ जा रहा है तो 1/8 इसको मिला। और कितने हैं ऐसे, 8 हैं, तो ये हो गया 1। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा। दूसरी जो आपकी यूनिट सेल है उसकी बात कर लें हम, दूसरी यूनिट सेल आपकी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर्ड का मतलब समझिए कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, एक यूनिट सेल जो है वह कहाँ होगा, वो उसके उस पर होगा। देखिए कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कॉर्नर्स पर तो रहेगा, कॉर्नर्स पर तो है ही है, 8 कॉर्नर पर है। लेकिन साथ ही एक पार्टिकल जो है इसकी बॉडी बीच में सेंटर में होगा ये, यानी क्या कह रहा है, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल present at the body center of unit cell along with the each corner of यूनिट सेल along with the each corner of यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल कॉर्नर पे तो रहेगा, एक बॉडी के सेंटर पर रहेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इस केस में क्या होगा भाई, 1/8 तो कॉर्नर वाले से आ गया, 8 कॉर्नर थे प्लस एक सेंटर में था, सब मिला के हो गए 2। कितने हो गए, 2। नेक्स्ट आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे समझेंगे हम लोग, पहले यूनिट सेल बना दे रहा हूँ मैं। आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम को आप यूनिट सेल समझिए। तो कितने फेज़ हैं देखिए, आप जहाँ बैठे हैं उसके आपके दाएं हाथ पे एक फेज़, बाएं हाथ पे एक फेज़, ठीक है, 2 फेज़ हो गए, एक आपके ऊपर एक नीचे, 4 फेज़ हो गए, एक सामने एक पीछे, तो टोटल 6 फेज़ होंगे एक यूनिट सेल में। कितने फेज़ होंगे, 6। तो उसका कहना है कॉर्नर पर तो रहेगा, कॉर्नर पर हमेशा रहेगा,
लेकिन आपके पास 6 फेज़ हैं। एक बार आप देख लीजिए, चाहे भाई आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कुल 6 फेज़ हुए। कितने फेज़ हुए बेटा? 6 फेज़। तो भाई एक ये फेज़ है, एक ये फेज़ है, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, एक ऊपर वाला फेज़ है, एक नीचे वाला है। अब आगे पीछे वाले में इसमें समझना ये होगा कि ये यहाँ है मान लीजिए, और दूसरा पीछे वाले के लिए यहाँ है। तो कुल 6 फेज़ पे सेंटर पर और कॉर्नर पर भी है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की हम बात करें तो ऊपर हमें लिखा है भाई, एक जो कॉर्नर पर ये आपका ये वाला है तो 1/2 ही देगा। इससे सटी हुई एक दीवार है तो 1/2 × 6 प्लस 1/8 कॉर्नर वाले से × 8, तो सब मिला के हो जाएगा नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा बेटा? 4। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा फेज 100 क्यूबिक में? 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है और क्वेश्चन में ज़रूरत भी पड़ती है। डायरेक्ट भी पूछी जाती है, क्वेश्चन में ज़रूरत भी पड़ती है। अगला हमारा है, उन्होंने कितने डिस्कस कर लिए? 2 3 4, फोर्थ हुआ हमारा। फोर्थ हमारा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे भाई? ये होता है आपका वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द center of any two opposite phase, center of any two opposite phases, any two, चाहे आगे पीछे का ले लो, चाहे दाएं बाएं का ले लो, चाहे ऊपर नीचे का ले लो, किसी भी दो जो अपोजिट फेज है उसके सेंटर पर, along with present at each corner of unit cell, along with present at each corner of unit cell। कॉर्नर पर तो रहेगा आठों कॉर्नर पर, लेकिन दो अपोजिट फेस, चाहे कोई आगे पीछे मान लीजिए, दाएं बाएं मान लीजिए, ऊपर नीचे मान लीजिए, उनके सेंटर पर भी रहेगा। देखिए ये आपका मैच हो गया। तो कॉर्नर पर तो रहेगा, पहले कॉर्नर वाला ही बना दें। ये 8 कॉर्नर हो गए। कि नहीं, दो अपोजिट फेस कोई भी मान लीजिए अपोजिट हैं, उनके हमने मान लिया ये वाला, हमने सामने वाला दाएं बाएं, यहाँ पर बस एक छूट गया था बेटा, एक कॉर्नर छूटा है। ओके, अभी यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल की बात करेंगे, नंबर ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करेंगे। 1/2 बेटा, एक कॉर्नर वाले जो हैं भाई, इससे आपका 1/2 ही तो मिलेगा इस वाले से, इस एक सेल को। कितने हैं ऐसे? 2।
प्लस जो कॉर्नर वाले हैं उनसे 1/8, कितने कॉर्नर हैं 8, तो ये आपका हो गया 1, इधर हो गया 1 मतलब 2। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? 2 कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, देख लीजिए एक बार, थोड़ा हम इसमें जगह बना दें, जगह बन जाती है। इस ऐप में फ़ायदा ही है क्योंकि दूसरा वाला जो एक सेल बचा है उसको भी मैं ही करना चाह रहे। तो एंड सेंटर में आपका ये होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर हम सब क्यूबिक में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एज सेंटर मतलब, एज मतलब होता है बेटा जो आपकी दीवारें हैं वो एज कहलाती है। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हो रही है, तो लास्ट आपका है, इसीलिए मैं सोचा इसी पेज में हो जाए। तो एज सेंटर यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। तो 5वां है एज सेंटर्ड यूनिट सेल सॉरी, एज सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इसमें क्या होगा बेटा, पहले एक यूनिट सेल हम बना रहे हैं। तो ये आपका यूनिट सेल हो गया, ये यूनिट सेल हो गया। ध्यान देखेंगे समझ जाएंगे भाई। कॉर्नर पर अवेलेबल है सॉरी, कॉर्नर पर अवेलेबल है जैसे था। बेटा मॉर्निंग का समय है इसलिए थोड़ा गले में खराश रहती है, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है ना कि कभी बरसात, कभी वो, कभी ये, कभी आप एसी में, कभी नॉर्मल है, तो थोड़ा दिक्कत रहती है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया कॉर्नर्स पर हैं। आप कह रहा है एज सेंटर्ड बोला है, तो एज समझिए आप, थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं से बेटा। ये आपकी एक एज है इसके सेंटर पर, ठीक है, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर। देखिए कितने हो गए, 4 हो गए। ये हो गए 5वीं एज सेंटर पर, 6ठी एज के सेंटर पर, 7वीं एज के सेंटर पर, 8वीं एज के सेंटर पर, 9वीं, 10वीं, 11वीं। कोई छूट तो नहीं गया भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6, हाँ ये छूट गया। टोटल 12 एज है, तो 12 एज के सेंटर पर हो गया। तो यदि हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, क्या है बेटा हम बात करें नंबर ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करें हम लोग, तो भाई कॉर्नर वाले जो थे वो 1/8 दे रहे थे, 8 कॉर्नर थे। अब एज जो है आपकी बेटा, अब देखेंगे तो एक पैरेलल में, बाकी 2 नीचे। तो कॉर्नर का जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो 4 में शेयर्ड है, तो यानी वो एक सेल को कितना मिलेगा 1/4। कितने कॉर्नर में एज पर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वह 4 यूनिट सेल से शेयर्ड है, तो एज वाले से क्या होगा, एक पार्टिकल 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा। कितने जो है आपके एज हैं, 12 एज हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 और एक ये 4, तो नंबर 4 वाले कितने हो गए, 4 हो गए। तो कुल आपको हमने 5 यूनिट सेल बताई है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हर सेल में पर सेल कितने कांस्टेंट पार्टिकल हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये तुम बताते हैं हम लोग इस तरह कि आपका अरेंजमेंट जो है यूनिट सेल को क्यूबिक बताते हैं, लेकिन अब जो अरेंजमेंट समझने की बात आती है तो हम लोग स्फेरिकल मान के समझते हैं एटम को। एटम को स्फेरिकल मान के किया गया है, एटम स्फेरिकल ही है। ये तो आपका यूनिट सेल की बात की जा रही है। तो स्फेरिकल एटम जब रखे जाएंगे बेटा एक सादे, कैसे अरेंजमेंट करोगे आप, तो तब भी उनमें कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। तो 2 तरह, तो जो स्पेस रह जाता है खाली जगह उसे कहते हैं वॉइड्स। क्या कहते हैं, वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या हैं इस पर भी थोड़ा बात हो जाए, तो हम अब उस पर बात करने चल रहे हैं। 2 तरह के वर्ड्स आपके सिलेबस में, बहुत डिटेल नहीं हम लोग को डिस्कस करना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हम लोग उतनी ही बात करेंगे जितनी बात से हमारा काम कंपटीशन निकल जाए। बाकी बेसिक्स आपको चाहिए तो
फिर उसके लिए आपको फिर मेरे चैनल पर पुराने वीडियोस देखने होंगे, या फिर आप मुझसे कहेंगे तो मैं और कुछ प्रोवाइड कर दूँगा, या बुक्स से आप देख लीजिए। लेकिन टू द पॉइंट हम बात यहाँ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यानी टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनेगा? फॉर्म्ड when the center of four spheres are joined। चार मतलब कि चार स्पेयर सेंटर ज्वाइन करते हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है। कैसे बनता है ये सब आपको बुक्स जो आपके पास होगी उसमें दिया होगा। आपको हमें सिर्फ यहाँ क्वेश्चन से बात करनी है, बस नाम याद रखना है, क्या रिलेशन है इनमें ये ध्यान रखना है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये क्या होता है बेटा? ये सराउंडेड बाई सिक्स स्फीयर्स। अब कुछ नोट की बात कर दें। पहला, समझना है इसको, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इज n बाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। आपको n है बताया जाता है, या आप उसने क्यूबिक सेल का मतलब यूनिट सेल का नाम लिया तो आपने निकाल लिया फेस सेंटर है, एच सेंटर है, कोई भी है, तो आप उसे n माना गया है। तो वर्ड्स कैसे होंगे? तो जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड, वो क्या होगा? n के बराबर हो। जितने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेंगे। सारे फिल्ड नहीं होते, कुछ ना कुछ वैकेंट रहते हैं, वो बताएगा कि हाफ फिल्ड हैं, 1/3 फिल्ड हैं, 2/3 फिल्ड हैं, वो सब बात होगी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड्स जेनरेटेड होता है 2n, वो n होगा, ये 2n होगा। क्लियर? अगला पॉइंट समझिए, सब चीज़ें आपको ये याद रखनी है। दूसरा क्या है? इफ रेडियस ऑफ स्फीयर्स इज r, तो क्वेश्चन पार्टिकल है उसको स्फेरिकल माना गया है, उसका रेडियस कैपिटल R हमने माना, देन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड R0 इक्वल टू होगा 0.414। ये इंपॉर्टेंट पड़ा, इसको ध्यान रखना है। कैपिटल R। और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड RT, वो R नॉट नहीं, RO है बेटा, और O फॉर ऑक्टाहेड्रल, नॉट हो गया 0.225 हो गया बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं जिस पर क्वेश्चन हर साल लगभग एक आध साल छोड़ के आपको देखेंगे आएगा। एक क्रिस्टल रिलेशन आता है, कौन जो है आपका मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल है, क्यूबिक, टेट्रा,
गोनल, हेक्सागोनल, ट्राईगोनल, इन सब में जो एज लेंथ है और एंगल है उसके रिलेशन पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा, चार आपको ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सा क्यूबिक का है, कौन सा टेट्रागोनल का है, कौन सा हेक्सागोनल का है। और ख़ास बात क्या है कि है क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन भाई टोटल आप देखेंगे तो 7 क्रिस्टल्स टाइप्स हैं, उनके आपको याद रखने हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि कन्फ्यूज़न हो गया तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम टिप वाले क्वेश्चन हैं। याद रखना है, याद रखना आपका काम है। मैं क्रिस्टल्स बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की। क्यूबिक, अब इसमें बात हो रही है क्यूबिक में क्या होगा, A=B=C, यानी एज लेंथ बराबर होगी और एंगल्स भी सेम होते हैं, यानी α=β=γ=90। यानी इसके मतलब ये हुआ क्या बेटा, यदि ऐसी परिस्थिति है, इसके मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है मोस्ट सिमेट्रिकल। मोस्ट, तो आपसे मोस्ट सिमेट्रिकल के लिए भी पूछ सकता है कि कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना होगा क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल है, उसके लिए A=B=C, α=β=γ=90 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें उसका होता है A=B=C। ये थोड़ा ध्यान रखना है, A B के तो बराबर होगा लेकिन C के बराबर नहीं होगा, जबकि आपका जो एंगल्स हैं उसमें रिलेशन अभी भी सही है, α=β=γ=90। ठीक है, अब आते हैं अगले पर, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिलेशन होता है A=B=C, और एंगल का रिलेशन क्या है, α=β=90 डिग्री, और गामा जो होगा वो होगा 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमारा है सॉरी ट्राईगोनल, या इसको रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या रिलेशन है एच का, यहाँ पर A=B=C होगा, और एंगल में क्या होगा, α=β=γ बट नॉट = 90 डिग्री। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक, यहाँ पर लेंथ क्या होगी बेटा, यहाँ A=B=C, बट एंगल का क्या रिलेशन होगा, α=β=γ=90 डिग्री। नेक्स्ट आपका है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, इसमें एच का रिलेशन है A=B=C, और एंगल का रिलेशन बेटा क्या है, α=γ=90 डिग्री, बीटा ≠ 90 डिग्री। लास्ट आपका है ट्राईक्लिनिक। इसमें रिलेशन क्या है, A=B=C, और α=β=γ=90। देखिए ये सबसे अनसिमेट्रिकल है, मतलब किसी में भी सिमेट्री नहीं है, सब अलग अलग है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल। भाई क्यूबिक आपका मोस्ट सिमेट्रिकल है,
क्यूबिक आपका मोस्ट सिमेट्रिकल है और ट्राई क्लिनिक आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ये भी दोनों क्वेश्चन हो गए। तो कुल आपका देखा जाए तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 कुल क्रिस्टल्स के हैं। सातों आपको एकदम टिप पर होनी चाहिए बेटा, कोई भी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती होगी तो नुकसान हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं, तो उसको भी बता दें। रेडियस रेशियो पर क्वेश्चन आते हैं, रेडियस रेशियो पर क्वेश्चन आते हैं, क्रिस्टल बताकर क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो हम बताएंगे आपको कि क्रिस्टल आपको बता देगा इसमें क्या कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो तो बात हो जाएगी। रेडियस रेशियो पर क्वेश्चन आते हैं कि रेडियस रेशियो आपको बताया रहेगा और आपसे पूछेगा ज्योमेट्री क्या होगी, तो वो चार्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, इसमें रेडियस रेशियो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर आपका है ज्योमेट्री। तो इसमें बता दिए हम रेडियस रेशियो की रेंज ये है आपको 0.155 से लेकर यदि 0.225 के बीच हो, समझिएगा 0.225 नहीं, 0.225 के बीच हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 होगा और ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेन। यदि आपका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच होगा, 0.414 के बीच होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बेटा आपका वो 4 होगा और ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। अब नेक्स्ट आते हैं आपका, यदि रेडियस रेशियो आपका 0.414 से लेकर 0.732 के बीच होगा, 0.732 के बीच होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ये रेंज आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन बेटा देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे आते हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं पीजीटी में, और कुछ आते हैं बहुत सिंपल से होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से ही हमेशा सिलेक्शन रुकता होता है। आदमी को लगता है कि टफ क्वेश्चन सिलेक्शन होता है, टफ क्वेश्चन बेटा बहुत कम लोग को आता है। सिंपल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टफ वाले का तो आप प्रयास करेंगे। तो यदि आपका रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा 8 और ज्योमेट्री होगी क्यूबिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसमें एक आपको नोट ध्यान रखना है जो कन्फ्यूजन करता है, वो क्या है बेटा, वो है ये कि यदि आपका, मैंने वही बताया था 0.225 है, तो आपका ये होगा कंसीडर्ड फॉर आइडियल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो =4 होगा। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट रेंज है वो रेंज फॉर नेक्स्ट के लिए है। भाई ये 0.225 यहाँ पर है, तो 0.25 वही आता है तो टेट्राहेड्रल जोड़ोगे। 0.414 आता है तो आप 6 कोऑर्डिनेशन मानोगे, 0.732 आता है तो आप मानोगे ये। ठीक, तो आज यहाँ तक। इसमें थोड़ा अभी हमारा बचा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ, यदि कुछ वैकेंट है तो वो मैं उसमें का क्वेश्चन करा दूँगा आपको। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बट हम प्रयास कर रहे हैं, इस शेड्यूल में जो क्लासेस हो पाएंगे मैं जरूर आपको दूंगा। गुड डे।